बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया की हार की वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। बहुत टाइम से इंडियन क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं और अब शायद वक्त आ गया है कि जब इंडिया अपनी अगली सीरीज खेलेगी तो वो खिलाड़ी इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे उन्होंने इस सीरीज में क्या किया है और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है उनकी परफॉर्मेंस का। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। लिस्ट में नंबर 1 पर हैं केएल राहुल। 10 साल से इंडियन क्रिकेट में ये प्रॉमिस के बेसिस पर खेल रहे हैं कि प्रॉमिस बहुत दिखता है, टैलेंट बहुत है, टेक्निक बहुत है, बट डिलीवरी के नाम पे क्या है। 33 की एवरेज। इस सीरीज की अगर आप बात कर लें तो 5 मैचेस की 10 पारियों में 276 रन, 30 की एवरेज जो उनके करियर एवरेज से भी कम है। 250 रन की पारी, 84 उनका हाईएस्ट स्कोर। जिस तरह के शेप में थे दौरा शुरू होने से पहले, वैसी शेप में अगर कोई और बल्लेबाज होता तो कम से कम इस दौरे पर 500 रन बना के जाता, बट उन्होंने बनाए सिर्फ 276 रन। ये कहानी उनके करियर की भी है। ऐसे ही वो बार बार प्रॉमिस दिखाते रहते हैं, आप उनको चांसेस देते रहते हैं। इस सीरीज में भी आपने उनको चांस दिया और एक चीज उनके साथ और अटैच होती है कि जब दौरा शुरू होगा केएल राहुल बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत प्रॉमिसिंग दिखेंगे, बट जैसे जैसे दौरा आगे बढ़ता जाता है केएल राहुल के गुब्बारे की हवा निकलती चली जाती है। सो इंडियन क्रिकेट में एक झूठा प्रॉमिस पिछले 10 सालों में ये दिखाते रहे हैं और मुझे लगता है कि अब उस प्रॉमिस के बियॉन्ड इंडियन क्रिकेट को देखने की जरूरत है। जितने मौके एक खिलाड़ी को 10 साल में मिलने चाहिए थे, क्योंकि 58 टेस्ट मैच खेल चुके हैं सिर्फ प्रॉमिस के बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं। इंडियन क्रिकेट को केएल राहुल के बियॉन्ड देखना पड़ेगा और उनकी जगह पर नए प्लेयर की तलाश करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की सीरीज में केएल राहुल मेरे हिसाब से इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए। उसके बाद लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। टैलेंट, टेक्निक और इन सब चीजों की ही चर्चा इनके बारे में भी रही है। परफॉर्मेंस पे अगर पूछें तो टेस्ट क्रिकेट में, ओवरसीज में कुछ भी नहीं है। बहुत खराब आंकड़े अगर ओवरसीज टेस्ट मैचेस की बात की जाए, लोग डब्ल्यूटीसी फाइनल्स की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज उनके लिए अच्छी हो सकती है, बट ये वाली सीरीज देखिए, साउथ अफ्रीका की सीरीज देखिए, हर ओवरसीज की सीरीज में शुभमन गिल ने अपनी परफॉर्मेंस से निराश किया है। हाल फिलहाल में इंडिया के लिए जो घर पर सीरीजेस खेली गई हैं वो उनके लिए अच्छी जरूर गई हैं, बट इस सीरीज में उन्होंने क्या किया है, 3 मैचेस की 5 पारियां, 93 रन, 100 रन भी उन्होंने पूरे नहीं किए। 18 की एवरेज, उसके बाद 50 कोई उनसे देखने को मिला नहीं। 31 रन का सिर्फ उनका हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला। इन पारियों के दौरान वो अच्छे दिखे, लेकिन अपना विकेट गंवाना उनकी एक पुरानी आदत रही है। सेट होके आउट होना एक हैबिट उनके क्रिकेट करियर में देखी जा सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी सेम पैटर्न था उनके आउट होने का। और अगर वो तरीका नहीं बदल रहा, क्रिकेटर एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहा, तो मुझे लगता है कि उसको झटका देने का वक्त आ गया है। वो तरीका फाइंड आउट करे, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए, दोबारा मेहनत करे और बेटर होके आए। तो इनके लिए भी झटका देने का वक्त आ गया। और इंग्लैंड की सीरीज में शुभमन गिल भी वो दूसरे खिलाड़ी हैं जो नहीं होने चाहिए। वैसे शुभमन गिल से ज्यादा रन तो वेबस्टर ने एक मैच में बना दिया। इन्होंने 93 बनाए, वेबस्टर ने 96 रन बनाए थे। और लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट जो करंट सेटअप में है, विराट कोहली। और विराट कोहली की प्रॉब्लम पुरानी है, वो एक बार दोबारा से निकल करके आ गई है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप जैसे पैटर्न बना है। विराट कोहली इतने असहाय नजर आए जैसे एक यंगस्टर या टेलेंडर नजर आता है, बिल्कुल वो टेलेंडर की तरह नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में उनके लिए सिंपल प्लान रखा कि चौथे पांचवें स्टंप पर उनको गेंदबाजी करनी है, विराट कोहली खुद ब खुद आउट होंगे। इस सीरीज में 5 मैचेस की 9 पारियां, 190 रन, 23 की एवरेज, एक शतक पर्थ की पारी में आया था। उसके अलावा आप देखें उन्होंने 8 पारियों में सिर्फ 90 रन बनाए हैं, वो एक सेंचुरी उनका हाईएस्ट स्कोर है। और विराट कोहली की प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस सीरीज में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया इसलिए उनको बाहर करने की बात हो रही है। विराट कोहली के साथ पूरे 5 साल की एक हिस्ट्री है। 2023 अगर छोड़ दें तो 2020 से लेके 2025 शुरू हो चुका है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस उनके करियर की जो एवरेज है उसके मुकाबले आधी रही है। सो 25-30 के आसपास की एवरेज पिछले 5 साल में विराट कोहली की रही है। और इतने खराब आंकड़े, और दूसरा जो उनके आउट होने का पैटर्न है, प्लस बढ़ती हुई एज, विराट कोहली के साथ इंडियन क्रिकेट को कंटिन्यू करना चाहिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि पैमाना फिर सबके लिए सेम होना चाहिए। जिस तरह से आपने अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को ट्रीट किया, उनको एक टाइम फ्रेम के बाद आपने बाहर किया,
5 साल हो गए, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद टीम में जगह डिजर्व नहीं करता, भले ही उसका नाम विराट कोहली क्यों ना हो। अब इंग्लैंड की सीरीज से पहले विराट कोहली को भी टेस्ट क्रिकेट में नमस्ते कह देना चाहिए। अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो सेलेक्टर्स को ड्रॉप करना बनता है, और ये गट्सी कॉल इंडियन सेलेक्टर्स को इंग्लैंड दौरे से पहले लेना चाहिए। उसके बाद लिस्ट में चौथे खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बारे में मैं एक बात फिर भी कहूंगा कि पिछले 3-4 सालों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इंडिया में उनकी यूटिलिटी अभी भी है, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर कहें, बॉलिंग ऑलराउंडर कहें, जिस भी तरह से कहें उनकी यूटिलिटी है। बट ओवरसीज में अब आप एक जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जहां पर आप वाशिंगटन सुंदर को लेके आ गए हैं, नीतीश रेड्डी को लेके आ गए हैं, रविंद्र जडेजा की यूटिलिटी अब ओवरसीज टूर्स पर नहीं है। इस दौरे पर उन्होंने 3 मैच खेले, 5 पारियां थी, 135 रन थे, 27 की एवरेज थी, 150 बनाया, 77 उनका हाईएस्ट स्कोर था। बट प्रॉब्लम है रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी ओवरसीज के मैचेस में। 3 मैचेस की 4 पारियों में सिर्फ 4 विकेट उनके नाम है। लेने को तो नेथन लायन ने भी विकेट नहीं लिए, बट इनको गेंदबाजी कराई गई। और बात सिर्फ इस दौरे की नहीं है, ओवरसीज में रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एज ए ऑलराउंडर जब आप खेल रहे हैं और आप गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होती है। और अभी इंडियन सेटअप में आप 3-3 ऑलराउंडर खिला रहे हैं और 3 में से कोई भी विकेट नहीं ले रहा, तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। बाकी दो जो ऑलराउंडर आए हैं वो दोनों यंग हैं, उनमें अपसाइड आपको ज्यादा दिखता है, फ्यूचर दिखता है, और आपको एक ऑलराउंडर कम जरूर करना पड़ेगा जो बल्ले से भी ओवरसीज में उतना बेहतर ढंग से इस सीरीज में नहीं परफॉर्म कर पाया। मेन जो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो गेंदबाजी है, शायद बल्लेबाजी नहीं है। बल्लेबाजी में अभी भी आप देखेंगे कि स्कोप है रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी में, और खास करके अगर आप इंडियन कंडीशंस के हिसाब से देखें तो अभी भी वो एक मैच विनर साबित हो सकते हैं इंडियन कंडीशंस में। बट ओवरसीज टूर्स पर रविंद्र जडेजा के लिए इंडिया की टेस्ट टीम में अब जगह नहीं बनती, बिकॉज उनकी गेंदबाजी की स्किल बहुत नीचे चली गई है। सो इसीलिए इंग्लैंड के दौरे पर रविंद्र जडेजा भी इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए। उसके बाद इस लिस्ट में 5वें खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज। आप इनको गेंदबाजी का केएल राहुल कह सकते हैं। हालांकि इनका करियर उतना लंबा नहीं है अभी टेस्ट क्रिकेट में, बट पिछले 11 मैचेस जो इन्होंने घर पर खेले उसमें सिर्फ 13 विकेट थे। इस सीरीज में इनका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन जो इनकंसिस्टेंसी आपको इनकी परफॉर्मेंस में दिखती है वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अभी भी इनके पास पोटेंशियल है। पिछले 4 साल में इंडिया के लिए इन्होंने बहुत गेंदबाजी की है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। इस दौरे पर 5 मैचेस की 10 पारियों में 20 विकेट हैं, जो कि मिचेल स्टार्क से ज्यादा है। एवरेज 31 की है। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि आपकी एवरेज 31 की है, स्ट्राइक रेट 47 का है, शायद ये मिचेल स्टार्क से ज्यादा है इस सीरीज में, लेकिन फिर भी आपके साथ एक हिस्ट्री एसोसिएट हो गई है पिछले 1-1.5-2 साल की, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, आप बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं। बट अगर इस दौरे की पर्टिकुलर परफॉर्मेंस देखें आप अगर मोहम्मद सिराज की, तो वो अच्छी रही है। लेकिन इनका हाल वही केएल राहुल जैसा है कि आपको प्रॉमिस दिखता है, लेकिन वो डिलीवरी के नाम पे आपको कुछ देखने को मिलता नहीं है। और चूंकि इन्होंने बहुत ज्यादा गेंदबाजी भी की है, तो या तो इनको रेस्ट की जरूरत है, या एक बार ड्रॉप करके जो अपना स्किल का जो लेवल इनका नीचे गया है गेंदबाजी में, उसको इंप्रूव करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना बहुत जरूरी है। इनके साथ फ्यूचर अभी बचा हुआ है, लेकिन कई बार जैसे शुभमन के साथ मैंने कहा कि आपको उनको ड्रॉप करके झटका देना जरूरी है, मोहम्मद सिराज के साथ भी सेम चीज है कि आपको वो काम इनके साथ करना पड़ेगा। क्योंकि करियर के 36 टेस्ट मैचेस ये खेल चुके हैं, अभी तक सिर्फ 100 ही विकेट लिए हैं। जैसे आप केएल राहुल के साथ कहते हैं ना कि 58 टेस्ट मैचेस में 3,500 रन भी नहीं है, वैसे ही 36 टेस्ट मैचेस में अगर आप 3 विकेट का भी रेशियो लें तो भी आपके 120 विकेट के आसपास होने चाहिए थे। इवन अच्छे फास्ट बॉलर है वो 4 विकेट पर मैच भी लेते हैं। तो खैर उतना छोड़ दीजिए, जितने एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से उन्होंने हाफ डिलीवर किया है। जैसे केएल राहुल का 58 टेस्ट मैचेस में आप मान लीजिए कम से कम 4,500-5,000 रन होने चाहिए थे, बट 3,500 रन है। ऐसे ही इनके 36 टेस्ट मैचेस में 130 विकेट के आसपास होने चाहिए थे, बट सिर्फ 100 विकेट अब तक इनके नाम के आगे आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद लिस्ट में आखिरी नाम है इन सारे फेल होने वाले खिलाड़ियों के सरदार रोहित शर्मा का। और रोहित शर्मा ने इस सीरीज में 3 मैचेस की 5 पारियों में 31 रन, सिर्फ 6 की एवरेज। रोहित शर्मा तो हर हाल में अगली सीरीज में नहीं होंगे, और आगे अब वो टेस्ट क्रिकेट खेलना इसलिए भी डिजर्व नहीं करते कि उनकी एज भी हो गई है। वो इस दौरे पर हार के लिए इसलिए भी जिम्मेदार है कि कप्तानी जिस तरह से हुई है, और ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में कभी इंडिया के लिए वो बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं रहे।
एक फेज में जरूर उन्होंने प्रदर्शन किया इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे हर खिलाड़ी का वक्त आता है, रोहित शर्मा का तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया है और शायद वो वैसे भी रिटायरमेंट ले लेंगे। इंग्लैंड के दौरे में उनके होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये 6 खिलाड़ी हैं जो मैं चाहूंगा कि अगले दौरे पर जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो, इंडिया की टीम में ना हो, क्योंकि इन खिलाड़ियों को जितने मौके मिलने चाहिए थे, जो इनको प्रूव करना था इंटरनेशनल क्रिकेट में, मेरे हिसाब से वो किया जा चुका है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।